प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रिक्स देशों के शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल किया जाएगा। ब्रिक्स सम्मेलन में आतंकवाद, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा के साथ ही कोरोना महामारी के चलते हुए नुकसान की भरपाई के उपायों जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी इस बैठक में शामिल होंगे। नीतीश कुमार ने सोमवार को बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर ये नीतीश कुमार की 7वीं शपथ थी। राजभवन में आयोजित समारोह में राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश कुमार के साथ बीजेपी के साथ जेडीयू के 5 और हम और वीआईपी पार्टी से एक मंत्री ने शपथ ली। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता और कटिहार से विधायक तारकिशोर प्रसाद ने शपथ ली। वो बिहार के डिप्टी सीएम होंगे। बीजेपी विधायक दल के उपनेता और बेतिया से विधायक रेणु देवी ने भी शपथ ली। वो भी बिहार के डिप्टी सीएम होंगी। नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी शामिल। 7वीं बार बिहार के सीएम पद की शपथ लेने पर पीएम मोदी ने नीतीश कुमार को ट्वीट कर बधाई दी। पीएम मोदी ने इस मौके पर कहा कि एनडीए परिवार बिहार की प्रगति के लिए मिलकर काम करेगा। शपथ लेने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार का फैसला जनता का फैसला है और इसी के अनुरूप एनडीए की सरकार बनी है। सुशील मोदी के बारे में पूछे गए एक सवाल के जवाब में नीतीश ने कहा कि यह बीजेपी का फैसला है कि कौन अंदर रहेगा और कौन बाहर। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा से जीतन राम मांझी के बेटे संतोष कुमार सुमन ने शपथ ग्रहण किया है। विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सहनी ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। सहनी ने इस बार सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गए थे। नीतीश कुमार मंत्रिमंडल में शपथ लेने वालों में जेडीयू कोटे से विजय कुमार चौधरी का नाम शामिल है। इसके अलावा सुपौल से जेडीयू विधायक विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी शपथ ग्रहण किया। वहीं जेडीयू कोटे से अशोक चौधरी, तारापुर से विधायक मेवालाल चौधरी और पुलब्राम से विधायक शीला कुमारी ने भी शपथ ली। वहीं बीजेपी कोटे से नीतीश सरकार में मंगल पांडे, अमृत प्रताप सिंह, रामप्रीत पासवान ने शपथ ग्रहण किया। नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह का आरजेडी ने बायकॉट किया है। ट्वीट कर कहा कि एनडीए के विरुद्ध बदलाव का जनादेश है। आरजेडी ने कहा जनादेश को शासनादेश से बदला गया। एनडीए के फर्जीवाड़े से जनता आक्रोशित है। नीतीश के सीएम बनने पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि आशा है नीतीश की कुर्सी महत्वाकांक्षा छोड़ बिहार की जनाकांक्षा पर खड़ी उतरेगी। एलजेपी नेता चिराग पासवान ने नीतीश के मुख्यमंत्री बनने पर तंज कसा और कहा कि आशा करता हूं कि सरकार अपना कार्यकाल पूरा करेगी और आप एनडीए के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। नीतीश कुमार के गांव में होली दिवाली एक साथ हुई। नीतीश के 7वीं बार सीएम बनने पर लोगों ने जश्न मनाया। नीतीश के गांव कल्याण विघा में ढोल की थाप पर लोग थिरकते हुए दिखाई दिए। खुशी में लोगों ने आतिशबाजी भी की। नवगठित बिहार कैबिनेट की आज बैठक होगी। वहीं 23 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाए जाने की योजना है। पश्चिम बंगाल के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि अगर वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सत्ता में आई तो राज्य को गुजरात की तर्ज पर विकसित करेंगे। दिलीप घोष के बयान पर तृणमूल कांग्रेस ने पलटवार किया है। तृणमूल कांग्रेस का कहना है कि गुजरात को दंगों और मुठभेड़ों के लिए जाना जाता है, विकास के लिए। बिहार में हार के बाद कांग्रेस में घमासान है। टॉप लीडरशिप पर कपिल सिब्बल के सवालों पर अब राजस्थान सीएम अशोक गहलोत ने निशाना साधा। गहलोत ने सिब्बल से कहा कि वो पार्टी के आंतरिक मसलों की सार्वजनिक रूप से चर्चा न करें और नेतृत्व में विश्वास रखें। दरअसल बिहार में हार को लेकर कपिल सिब्बल ने कांग्रेस की टॉप लीडरशिप पर सवाल उठाए थे। पंजाब में किसानों के विरोध प्रदर्शन की वजह से भारतीय रेल को सिर्फ माल भाड़े से होने वाली आय में 1670 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। कृषि कानून के खिलाफ पंजाब में किसानों के विरोध को 50 दिन हो चुके हैं और इसके चलते 1986 यात्री रेलगाड़ियां और 3090 मालगाड़ियां रद्द हुई हैं।
भारतीय रेलवे ने छठ के दौरान यात्रियों के लिए नई दिल्ली से पटना, दरभंगा, सहरसा और कई अन्य शहरों में कई छठ पर स्पेशल ट्रेन सेवाएं शुरू की। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में पाकिस्तान ने फिर से किया सीजफायर वायलेशन। भारतीय सेना ने इस सीजफायर वायलेशन का मुंहतोड़ जवाब दिया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में आतंकवादियों ने एक पुलिस चौकी पर ग्रेनेड से हमला कर दिया। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने राज्य सरकार को चेतावनी दी। उनका कहना है कि गुर्जर बकरवाल समुदाय को जंगलों से विस्थापित करने के भयावह दुष्परिणाम होंगे। रणनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण मालाबार युद्धाभ्यास का दूसरा चरण आज अरब सागर में शुरू होने जा रहा है। यह अभ्यास 20 नवंबर तक चलेगा। युद्धाभ्यास में भारत सहित जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलियाई नेवी अपनी ताकत दिखाएंगी। भारत के साथ अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया क्वाड के सदस्य हैं। देश में कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 30,548 से ज्यादा नए मरीज सामने आए। देश में 24 घंटे में 435 लोगों की मौत हुई। मौत का कुल आंकड़ा 1,30,000 के पार पहुंच गया। देश में कोरोना के अब तक 88,45,127 केस सामने हैं, जबकि 4,65,478 एक्टिव केसेस हैं। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,535 पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि 60 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 17,49,777 हो गई है। यहां कुल 46,034 लोगों की अब तक कोरोना से मौत हुई। बीते 24 घंटे के दौरान दिल्ली में कोरोना के 3,797 नए मामले सामने और 99 लोगों की कोरोना से मौत हुई। केंद्र ने दिल्ली में कोरोना का इलाज कर रहे निजी अस्पतालों में स्थितियां आकलन करने के लिए 10 टीमों का गठन किया है। राजस्थान के मंत्री भंवरलाल मेघवाल का सोमवार को गुरुग्राम के मेदांता हॉस्पिटल में निधन। राजस्थान में आज राजकीय शोक का ऐलान। प्रदूषण से जंग को लेकर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन में शामिल हुए। एमपी के इंदौर में हथियारबंद बदमाशों ने पूर्व बीजेपी विधायक के घर पर हमला किया। हमले में विधायक के घर को खासा नुकसान हुआ। यूपी के गोंडा में एक युवती ने मनचलों की छिड़कानी से परेशान होकर खुदकुशी कर ली। परिजनों ने प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। यूपी के आजमगढ़ में दबंगों ने एक युवक को बुरी तरह से मारपीट कर घायल कर दिया। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस कार्रवाई में जुटी है। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में ट्रांसजेंडर समुदाय के भाई दूज के मौके पर समाज से उनके समुदाय को स्वीकार करने की अपील की। महाराष्ट्र के पुणे में पटाखे जलाने के दौरान कूड़े के ढेर में आग लग गई। मौके पर पहुंची फायर फाइटर्स की टीम ने आग पर काबू पाया। हिमाचल प्रदेश में मौसम के बदलाव के साथ ही नवंबर महीने में सीजन की पहली बर्फबारी दर्ज की गई। हिमाचल प्रदेश के कुफरी में भी भारी बर्फबारी देखने को मिली। केदारनाथ और बद्रीनाथ सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। बद्रीनाथ में लगभग 6 इंच और हेमकुंड साहिब में 1 फीट बर्फ जम चुकी है। गुलमर्ग में पिछले 24 घंटे में 19 सेंटीमीटर बर्फ पड़ी, जबकि दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में हल्की बर्फबारी हुई है। उत्तरी कश्मीर के बांदीपोरा जिले में गुरेज श्रीनगर लेह राजमार्ग पर जोजिला दर्रा और लद्दाख में भारी बर्फबारी देखी गई। देश के 7 राज्यों के 70 शहरों में अगले 2 दिन तक तेज हवाओं के साथ बारिश होने की चेतावनी। बारिश के चलते इन इलाकों में ठंड भी बढ़ने का अनुमान है। इन 7 राज्यों में दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी शामिल। त्योहारी सीजन में लोगों ने चीनी सामानों का बहिष्कार किया। कारोबारी संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की माने तो इस त्योहारी सीजन में चीन को करीब 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। टेलीकॉम कंपनियां दिसंबर या जनवरी से मोबाइल टैरिफ में 15 से 20% तक की बढ़ोतरी कर सकती हैं। इस वित्त वर्ष में ज्यादातर टेलीकॉम कंपनियों को भारी घाटा हुआ है। आरबीआई ने भुगतान एवं निपटान प्रणाली कानून के उल्लंघन को लेकर पंजाब नेशनल बैंक पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। दरअसल पीएनबी भूटान के एक बैंक के साथ साझा एटीएम व्यवस्था शुरू कर रही थी।
थोक महंगाई में लगातार तीसरे महीने तेजी दर्ज की गई है। उद्योग मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि होलसेल प्राइस इंडेक्स सितंबर में 1.32%, जबकि अक्टूबर में यह बढ़कर 1.41% पर पहुंच गया था। भारत का ऑस्ट्रेलिया दौरा 27 नवंबर से शुरू हो रहा है। भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे, 3 T20 और 4 टेस्ट मैच खेलेगी। ऑस्ट्रेलिया दौरे को लेकर भारतीय टीम खासा तैयारियां कर रही है। बीसीसीआई ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें रविचंद्रन अश्विन केएल राहुल को टेनिस गेंद से अभ्यास करा रहे हैं। भारतीय बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने कहा कि स्मिथ और वार्नर अच्छे खिलाड़ी हैं, लेकिन हमारे गेंदबाज उन्हें चुनौती देने का मादा रखते हैं। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर ब्लैक लाइव्स मैटर के सपोर्ट में नंगे पांव मैदान पर उतरेंगे। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में इस मुहिम की शुरुआत हुई। सीनियर टीम के 3 सिलेक्टर पद के लिए मनिंदर सिंह, अजीत आगरकर, चेतन शर्मा और शुभ सुंदर दास ने अप्लाई किया है। अगर वेस्ट जोन से चुने जा सकते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ट्वीट किया। उन्होंने डेमोक्रेट्स पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने एक दूसरे ट्वीट में खुद को राष्ट्रपति चुनाव का विजेता बताया है। पाकिस्तान में अरबों रुपए के चीनी घोटाले के मामले में प्रधानमंत्री इमरान खान के दोस्त और विपक्ष के नेता शहबाज शरीफ समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आसियान के 15 देशों ने एक बड़ा क्षेत्रीय आर्थिक समझौता किया, जिसमें ये सभी देश एक दूसरे को व्यापारिक सहूलियत देंगे। हालांकि पिछले साल ही पीएम मोदी ने इस डील से बाहर रहने का निर्णय लिया था। आर्मीनिया अजरबैजान के बीच युद्ध के बाद इस समझौते के तहत आर्मीनियाई लोगों ने अपने गांव को खाली कर और घरों में आग लगा दी। करीब 1.5 महीने तक चली लड़ाई के बाद दोनों देशों के बीच समझौता हुआ था। दुनिया भर में कोरोना से अब तक 5 करोड़ 52 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 13,30,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ 14 लाख के पार चला गया, जबकि मरने वालों की संख्या 2,52,000 से ज्यादा है। रूस में अब तक पॉजिटिव की संख्या 19,48,000 के पार चली गई है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 33,000 के पार। कोरोना से ब्राजील में अब तक करीब 1,65,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 58,64,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। मैक्सिको में कोरोना से अब तक 98,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,06,000 से ज्यादा लोग संक्रमित हैं। एक्टर सोनू सूद को चुनाव आयोग ने पंजाब का स्टेट आइकॉन नियुक्त किया है। लॉकडाउन के दौरान सोनू सूद ने प्रवासियों को उनके घर पहुंचाने में मदद की। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बिहार राजनीति से जुड़ी ये बड़ी खबर है। नीतीश कैबिनेट की आज पहली बैठक होने जा रही है। 23 नवंबर से शुरू होगा विधानसभा का सत्र। विधानसभा सत्र को लेकर बनाई जाएगी सहमति। और बड़ी खबर है बिहार से। बिहार का सियासी माहौल बिल्कुल बदल चुका है। कल नीतीश कैबिनेट ने कल शपथ ग्रहण किया है और शपथ ग्रहण करते ही नीतीश कुमार काम में लग गए हैं। विधानसभा का सत्र बुलाए जाने पर आज फैसला हो सकता है। साथ ही कैबिनेट के बड़े मंत्रियों के साथ बैठक करके बिहार में जो दिक्कतें हैं, जो परेशानियां, उस पर चर्चा की जाएंगी। बड़ी खबर बिहार से आ रही है। बिल्कुल। और नीतीश कुमार सोमवार को 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। उनके साथ 14 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। इनमें जेडीयू से 5 और भाजपा के कोटे से 2 डिप्टी सीएम समेत 7 मंत्री शामिल हैं। और अगली खबर भी ब्रिक्स सम्मेलन को लेकर, जहां मोदी का सामना जिनपिंग से होने वाला है। और ये बहुत बड़ी खबर है एक तरह से, क्योंकि ब्रिक्स सम्मेलन में जब मोदी और जिनपिंग आमने सामने होंगे तो एलएसी का मुद्दा जरूर उठेगा। और हालांकि ये वर्चुअल मीटिंग होगी, लेकिन इस वर्चुअल मीटिंग में दोनों देशों के जो प्रतिनिधि हैं वो आमने सामने जरूर होंगे। बिल्कुल। और एलएसी पर तनाव के बीच पहली बार दोनों आमने सामने होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिक्स के वर्चुअल समिट में शामिल होंगे। उसमें वह काउंटर टेररिज्म, ट्रेड, हेल्थ, एनर्जी समेत इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे। और आपको बता दें कि भारत के अलावा रूस के ब्राजील और चीन भी इसमें शामिल हो रहे हैं। कर लेते हैं। आज से शुरू होगा मालाबार युद्धाभ्यास। 20 नवंबर तक अरब सागर में चलेगा ये युद्धाभ्यास। बंगाल की खाड़ी में हुआ था। युद्धाभ्यास का पहला चरण ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया इसमें शामिल हो रहे हैं। तो आपको बता दें कि मालाबार नेवल एक्सरसाइज का दूसरा फेज शुरू हो रहा है। हिंद महासागर में ये अभ्यास 20 नवंबर तक चलेगा।
और इसमें यूएस युद्धपोत निमित्ज भी शामिल होने वाला है। इसमें अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया हिस्सा ले रहे हैं और आज से हिंद महासागर में ये जो नेवल एक्सरसाइज है शुरू हो रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रिया सिंह। गुड मॉर्निंग, मैं हूं अमित सिंह। मॉर्निंग प्राइम टाइम में आप सभी का स्वागत है। रुख कर लेते हैं बड़ी खबर का। दिल्ली को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम हुई है। दिल्ली से जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं। बड़ी खबर है बिल्कुल, और दिल्ली के स्पेशल सेल ने उन्हें गिरफ्तार किया है। दिल्ली में धमाके करने की साजिश थी। दोनों आतंकियों से स्पेशल सेल में पूछताछ जारी है। तो एक बड़ी आतंकी वारदात को दिल्ली के स्पेशल सेल ने नाकाम कर दिया है। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पे बहुत बड़ी आतंकी वारदात को नाकाम किया गया है और स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां उन्होंने बड़ी गिरफ्तारियां की है। एक तरह से देखा जाए तो दिल्ली में लगातार ये खबरें आ रही थी कि आतंकी दिल्ली में बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे हैं। और जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों की फिलहाल गिरफ्तारी हो चुकी है। स्पेशल सेल में उनसे पूछताछ की जा रही है। तो दिल्ली को दहलाने के लिए ये बड़ी साजिश आतंकियों की ओर से की गई थी, जिसे दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दिया है। दोनों आतंकियों की गिरफ्तारी दिल्ली से की गई है और बड़ी बात यह है कि लगातार ऐसे इंटेलिजेंस इनपुट आ रहे थे कि 2 देश के बड़े शहर है, मतलब दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, इन शहरों में बड़ी साजिश को अंजाम देने की फिराक में थे। ये खबर भी आई थी कि आईएसआईएस आतंकी एक बड़ा प्लान बना रहे हैं भारत के खिलाफ, भारत को दहलाने की साजिश कर रहे हैं। कश्मीर में भी बड़े धमाके करने की साजिश थी और जिस तरह से जैश ए मोहम्मद के आतंकी की गिरफ्तारी हुई है, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। बिल्कुल, और एक तरीके से आतंकियों की कमर टूटी जा रही है, जिससे वो ज्यादा बौखलाए हुए हैं और लगातार भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं और भारत को दहलाने की साजिश रची जा रही है। हालांकि दिल्ली से जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों की गिरफ्तारी एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि दिल्ली को दहलाने की कोशिश की जा रही थी। और अब बात कर लेते हैं कोरोना की। पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच मैदान में बारिश हुई है और दिल्ली, एनसीआर, यूपी समेत हरियाणा में बारिश की संभावना जताई गई है। इधर पंजाब, राजस्थान में भी हो सकती है तेज बारिश। अगले 24 घंटे में हो सकती है बारिश। मौसम विभाग की ओर से ये जानकारी आई है। बर्फबारी और बारिश से ठंड बढ़ने के आसार हैं। जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी शुरू हुई, इसका असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिला है। यूपी, बिहार, भोपाल, छत्तीसगढ़ जैसे जो राज्य है, वहां पे ठंडक बढ़ी है, हवाएं, ठंडी हवाएं चलने लगी हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर बता देते हैं। मौसम के बदले मिजाज के साथ कोरोना काल में संक्रमण का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ गया है। दिल्ली एनसीआर में सोमवार को बारिश के बाद प्रदूषण का स्तर हालांकि जरूर घटा है। लेकिन नवंबर की शुरुआत से ही कोरोना लगातार बेकाबू हो रहा है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3797 केस सामने आए, जबकि एक दिन में मौतों की संख्या 99 पहुंच गई। दिल्ली में संक्रमितों की संख्या 4,89,000 के पार चली गई है। बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है, जहां पे एक ही दिन में कोरोना की वजह से 99 लोगों की मौत हुई है। बिल्कुल, और हालांकि राहत भरी ये खबर है कि अब भारत उन देशों की लिस्ट में 5वें नंबर पर शुमार हो गया है, जहां सबसे ज्यादा कोरोना से संक्रमित लोग हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि भारत पहले दूसरे नंबर पर पहुंच गया था और इसी बीच राहत की खबर यही है कि अब भारत 5वें स्थान पर पहुंच गया है उस लिस्ट में। हालांकि दिक्कत यह कि जिस तरह से ठंड बढ़ रही है, सर्दी बढ़ रही है, लोगों को जुकाम खांसी की शिकायतें बढ़ने लगी हैं और कोरोना का सिम्टम बिल्कुल जुकाम खांसी से मिला जुला है, तो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं कि उन्हें कोरोना का इन्फेक्शन है या ये मामूली खांसी और जुकाम है। ठंड बढ़ने से कोरोना का कहर बढ़ेगा। हालांकि सरकार एहतियातन कदम उठा रही है। हर अस्पताल में टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी गई है, बेड की संख्या बढ़ा दी गई है, लोगों को एहतियात बरतने के लिए कहा गया है, सैनिटाइजर, मास्क लगाने की हिदायत लोगों को दी गई है। लेकिन ठंड बढ़ने की वजह से कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है, ये सरकार ने कहा है। बिल्कुल, और दिल्ली वासी इन दिनों दोगुनी मार झेलने के लिए मजबूर है। एक तरफ प्रदूषण बढ़ता जा रहा है तो दूसरी तरफ कोरोना भी यहां पर बेकाबू हो गया है और इसकी सबसे बड़ी वजह लोगों की लापरवाही है, क्योंकि अनलॉक के बाद लोग भीड़भाड़ वाली जगह पर जा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से कोरोना एक बार फिर से बेकाबू हो गया है। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जो बद्रीनाथ से आ रही है। सीएम योगी के दौरे से पहले बद्रीनाथ धाम पर जबरदस्त बर्फबारी हुई है। केदारनाथ धाम के बाद बद्रीनाथ में सीएम दर्शन करने जाएंगे। बिल्कुल, और उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद होंगे। इससे पहले उन्होंने केदारनाथ धाम के दर्शन किए थे। हालांकि सीएम योगी बर्फबारी के चलते वहां पर 8 घंटे फंसे थे और अब वो आज बद्रीनाथ धाम के लिए रवाना होने वाले हैं। उनके साथ उत्तराखंड के सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह पहाड़ों में बर्फबारी हुई है। लगातार पिछले 2 दिनों से
उत्तराखंड के कई इलाकों में, हिमाचल के कई इलाकों में, कश्मीर के कई इलाकों में बर्फबारी तेज हो गई है और उसका असर मैदानी इलाकों पर देखने को मिल रहा है। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ जब दर्शन के लिए गए तो बर्फबारी की वजह से 8 से 10 घंटे तक फंसे रहे, क्योंकि रास्ते बंद हो गए थे और गाड़ियों की आवाजाही रुक गई थी। बिल्कुल, और कई इंच तक मोटी सफेद बर्फ की चादर केदारनाथ पर जम गई थी। इसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड, तमाम ये जगहें हैं जहां पर बर्फबारी हुई है। और देखिए 6 तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर शिमला, दूसरी केदारनाथ, तीसरी बद्रीनाथ, चौथी राजौरी, पांचवी श्रीनगर और छठी कश्मीर गुलमर्ग की है। ये तमाम वो जगह हैं जहां पर भारी बर्फबारी हुई है और जिसका असर सड़कों पर दिखाई दे रहा है, यातायात बाधित हुआ है। हालांकि इस बर्फबारी का मजा वहां पे जो सैलानी है, वहां जो टूरिस्ट है वो ले रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इस मजे के दौरान, प्रिया, इस मस्ती के दौरान लोगों को कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा, क्योंकि बर्फ पड़ने का मतलब है कि बुखार, जुकाम, खांसी बढ़ेगी और कोरोना का इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा होगा। जाहिर तौर पर हालांकि सैलानी जहां एक तरफ बर्फ को लेकर उत्साहित हैं तो वहीं परेशान भी हैं क्योंकि कुछ लोग वहां से निकलना चाह रहे हैं, लेकिन बर्फबारी के चलते तमाम जो रोडें हैं वो बंद हो गई। हालांकि अब बर्फ को हटाया जा रहा है और निकलने के लिए रास्ता बनाया जा रहा है। लेकिन इस वक्त 6 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आप इन तस्वीरों को देखकर आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से वहां पर बर्फबारी हुई है और जाहिर तौर पर बर्फबारी का असर मैदानी क्षेत्रों में भी देखने के लिए मिलेगा और अब ठंड बढ़ सकती है। 6 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। शिमला, केदारनाथ, बद्रीनाथ, राजौरी, श्रीनगर, गुलमर्ग, ये सभी तमाम पहाड़ी इलाके हैं जहां बर्फ पड़ने का असर मैदानी इलाकों पर देखने को मिल रहा है। आपके टीवी स्क्रीन पर हम कुफरी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए किस कदर वहां बर्फ की चादर छाई हुई है और खबरों के मुताबिक वहां कम से कम 1 फीट बर्फ जमी हुई है। ये ताजा बर्फबारी की तस्वीरें हैं। सीजन की पहली बर्फबारी कुफरी में हुई है। कुफरी बहुत ही फेमस जगह है, वहां पे टूरिस्ट जाते हैं और वहां पे भीड़ बहुत होती है ठंड के मौसम में, लेकिन कोरोना की वजह से इस वक्त वहां उतनी भीड़ नहीं है। बर्फ की तस्वीरें आप देख सकते हैं। बिल्कुल, और यमुनोत्री, शिमला, कुल्लू में भी बर्फबारी हुई है और फिलहाल कुफरी की तस्वीरें इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर देखिए आप कैसे पेड़ों पर मोटी मोटी बर्फ की चादर जम गई है और भारी बर्फबारी शुरू हो रही है, जिससे यातायात भी बाधित हो रहा है। और अब हमारे साथ हमारे 5 सहयोगी जुड़ने वाले हैं जो आपको दिखाएंगे कि आखिर क्या हाल है, बर्फबारी के बाद स्थिति कैसी बन गई है। सबसे पहले मैं नोएडा में जाना चाहूंगी ललित मोहन के पास। ललित, हालांकि नोएडा में बर्फबारी तो जाहिर सी बात है नहीं हो रही है, लेकिन यहाँ प्रदूषण लगातार बढ़ता जा रहा है, कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। इस पूरे मामले पर आपके पास क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से बर्फबारी हो रही है उसका असर जो है जरूर नोएडा पे पड़ता है, क्योंकि और दूसरी चीज ये है कि पोल्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो जो पोल्यूशन है उसका स्तर जरूर घटा है, क्योंकि ये जो बारिश हुई है वो लोगों के लिए एक राहत भरी बात है और उनके लिए वास्तव में राहत है जो उम्र दराज लोग हैं जिनको सांस में ज्यादा प्रॉब्लम है। हालांकि लोग जो है काफी डरे हुए आज भी है, जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ रही है, पिछले 2 दिनों से जो है ठंड बढ़ी है। दूसरी तरफ जो है जो बिल्कुल पड़ोस में जो राष्ट्रीय राजधानी है वहां पर जो दिक्कतें हैं कि ललित मैं कह रहा हूं, हमारे साथ 5 रिपोर्टर बने हुए हैं। लखनऊ से रवि कुमार है, नोएडा से ललित मोहन है जो बोल रहे थे, गुरुग्राम से हमारे साथ देवेंद्र भारद्वाज, जम्मू से अजय जांडियाल है। अगला सवाल मेरा अजय आपसे है कि लगातार पहाड़ों पे बर्फबारी शुरू हो गई है, तो वहां पे किस तरह के हालात हैं और कोरोना की जो गाइडलाइंस सरकार ने लोगों को हिदायत दी है वहां पे किस तरह से कोरोना की गाइडलाइंस को फॉलो किया जा रहा है पहाड़ों पर? अजय, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? देखिए, अगर गाइडलाइन की बात की जाए तो प्रशासन द्वारा साफ तौर पे निर्देश हैं, गाइडलाइन इशू की गई हैं कि किसी भी तरीके से आपको कम से कम संख्या में जो है वो वहां पहुंचना है, कहीं भी ज्यादा इकट्ठे नहीं होना है। टूरिस्ट प्लेसेस हैं, अगर टूरिस्ट वहां बाहरी राज्यों से जम्मू कश्मीर में, हालांकि ज्यादा टूरिस्ट अभी नहीं है, मगर जो भी आ रहे हैं उनके लिए भी हिदायतें हैं, उनकी पहले टेस्टिंग की जाती है और उसके बाद वो कहीं भी अगर टूरिस्ट प्लेस पे गए हैं तो वहां घूम सकते हैं, मगर उसमें भी उनको मास्क डाल के रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, इस चीज का जो है खास ख्याल रखना है। आम जो लोग हैं जम्मू कश्मीर के लोकल, उनके लिए भी इसी तरह की हिदायतें दी गई हैं। मगर यकीनन जो इस वक्त बर्फबारी हुई है ये मौसम की पहली बर्फबारी देखने के लिए आपको बता दूं कि न सिर्फ जम्मू बल्कि देश के अन्य हिस्सों से भी लोग इस वक्त जम्मू कश्मीर पहुंचते थे और कहीं ना कहीं इस मजे को जो है वो लेते थे। मगर लगातार हो रही बर्फबारी जो कोरोना के बीच में हुई है वो परेशानी का सबब सबके लिए है, क्योंकि हर कोई अपनी जान और लोगों की बाकियों की जान की सलामती चाहता है और यही
इस वक्त मेरे ख्याल में बेहतर भी होगा, ताकि किसी भी तरीके का रिस्क ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी आपने जम्मू का हाल देखा, हमारे संवाददाता ने बताया। अब दिल्ली से पुलकित नागर का रुख कर लेते हैं, दिल्ली से जुड़े हुए हैं। पुलकित, पहाड़ों पर जो बर्फबारी हुई है उसका असर दिल्ली में कितना दिखाई दे रहा है? हालांकि यहाँ प्रदूषण बढ़ा है, बारिश हुई है और अब ठंड तेजी से दस्तक दे रही है, तो प्रदूषण में थोड़ी कमी आई है, लेकिन पहाड़ों की बर्फबारी का यहाँ पे क्या असर है? देखिए, हल्की सी आज ठंड है, लेकिन सबसे बड़ी राहत जो है वो पॉल्यूशन में है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अक्षरधाम मंदिर पे मौजूद हूँ और यहाँ PM 2.5 315 दिखा रहा है। अगर मैं पिछले एक महीने की बात करूं तो आज सबसे ज्यादा पॉल्यूशन यहाँ पर है 315, जो अभी पिछले कुछ दिनों में 400 के पार पहुंच गया था, 800 के पार पहुंच गया था कुछ इलाकों में। तो दिल्ली के लोगों को पॉल्यूशन से राहत मिली है, लेकिन जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी कोरोना की दिक्कत भी बढ़ सकती है। जी पुलकित, लखनऊ चलते हैं। लखनऊ में हालांकि लगातार ये खबर आ रही थी कि लखनऊ का जो पोल्यूशन इंडेक्स है वो लगातार बढ़ा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स वहां भी खराब रहा है। सीधे रुख करते हैं रवि कुमार का, लखनऊ में हमारे संवाददाता है। रवि, वहां पे किस तरह के अभी पोल्यूशन के हालात हैं और कोरोना को लेकर किस तरह की खबर वहां से आ रही है? देखिए, दीपावली के बाद जो बारिश हुई है उससे कह सकते हैं कि इस पोल्यूशन को लेकर सौगात मिली। पोल्यूशन काफी हद तक कम हो गया है। अगर बात करें तो राजधानी लखनऊ का जो पोल्यूशन था करीब AQI लेवल करीब 400 पे के पार हो गया था, उसके बाद 390 के आसपास था। लेकिन अगर बात करें तो जो बारिश हुई है उस बारिश से करीब 50% के आसपास जो पोल्यूशन से राहत मिली है, ये अच्छी खबर है लखनऊ के लोगों के लिए। हालांकि पटाखों को लेकर जो बैन किया गया था, पटाखे उतने नहीं चलाए गए, लेकिन ये जरूर है पटाखे की कहीं कहीं जगह शिकायतें आई थी, पटाखे चलाए गए, पोल्यूशन उससे हुआ था। लेकिन जो बारिश हुई है उस बारिश ने इस पोल्यूशन को काफी हद तक कम कर दिया है। वही मौसम के जानकारों का कहना है 3 से 4 दिन मौसम साफ रहेगा, बारिश की फिलहाल संभावना नहीं है। जी बिल्कुल। लखनऊ से भी हमारे सहयोगी ने आपको लाइव हाल बता दिया है, वहां पर स्थिति क्या है। चलिए अब गुरुग्राम का रुख कर लेते हैं, हमारे सहयोगी वहां से भी जुड़े हुए हैं, देवेंद्र भारद्वाज। देवेंद्र, मुझे यह बताइए कि गुरुग्राम में बर्फबारी का कितना असर दिखाई दे रहा है? क्या वहां पर भी ठंड बढ़ी है? क्या वहां पे भी बारिश के बाद पोल्यूशन में कुछ कमी आई है? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जिस तरह से लगातार पॉल्यूशन बढ़ रहा था और सफेद चादर ने पूरे शहर को अपनी आगोश में लिया हुआ था, तो उससे कहीं ना कहीं एक बड़ी राहत मिली है। हालांकि पहाड़ी इलाकों में जिस तरह से बर्फबारी पड़ रही है उसका सीधा असर इन इलाकों पर जाहिर तौर पर देखने को मिलता है, क्योंकि और यही कारण है कि पिछले 2 दिन से जिस तरह से बारिश के बाद जो मौसम ठीक हुआ था और उसके बाद अब जो ठंडा मौसम लगातार होने लगा है, तापमान में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है, तो निश्चित तौर पर पहाड़ी इलाकों में जैसे जैसे बर्फबारी पड़ेगी तो उसका असर सीधे तौर पर इन इलाकों में जरूर देखने को मिलेगा। और फिलहाल पोल्यूशन में एक बड़ी राहत है, क्योंकि कल 107 के करीब एयर क्वालिटी इंडेक्स था, लेकिन अब उसमें काफी कमी आई है और जो निम्न स्तर है वो उस पर कहीं ना कहीं। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे 6 सहयोगी जुड़े हुए थे जो आपको लाइव हाल बता रहे थे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। आप नजर बना के रखिएगा, हम आपसे लगातार अपडेट लेते रहेंगे। चलिए फिलहाल बात एक और खबर की कर लेते हैं। उत्तराखंड के बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम बर्फ की चादर से ढके नजर आ रहे हैं और ताजा बर्फबारी के बाद वहां तापमान में अचानक गिरावट दर्ज की गई है। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। इससे पहले तड़के मौसम ने करवट ली और केदारनाथ में बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे मानो दर्शन करने पहुंचे श्रद्धालुओं के मन की मुराद बाबा केदार ने पूरी कर दी हो, क्योंकि केदारनाथ धाम में कपाट बंद होने से पहले इस तरह बर्फबारी हुई। ये नजारा तो तड़के का था। जैसे जैसे दिन हुआ, बर्फबारी से केदार नगरी सफेद हो गई और केदारनाथ धाम बर्फ की चादर से ढका नजर आया, जिसे देख बाबा के दर्शन के लिए पहुंचे श्रद्धालुओं की खुशी का ठिकाना नहीं रहा, क्योंकि इस सफेद बर्फ के बीच कोई गोले बनाकर एक दूसरे पर फेंकता दिखा तो कोई अचानक हुए इस करिश्मे में सेल्फी लेने लगा। श्रद्धा थी, घर वाले तो पूरे मना कर रहे थे, मैं तो बस मेरी इच्छा थी कि मैं केदारनाथ जाऊं और अपना आप अकेला ही आया बस मैं, और आके बहुत अच्छा महसूस हो रहा। और ये मान के चलो कि अभी मुझे कल एक लड़के ने बताया था कि जो गर्भगृह है वो कल से ही खुला, तो मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे गर्भगृह में पूरे दर्शन करने के लिए मिले। और ईश्वर की कृपा आपके सामने ही है, बर्फ पड़ रही है पूरी केदार घाटी में और आप मेरे पीछे आप देख ही रहे होंगे लोग कैसे कैसे मतलब कि आनंद ले रहे हैं बर्फबारी का। हालांकि बर्फबारी से जितनी खुशी इन श्रद्धालुओं के चेहरे पर दिख रही थी, उतनी ही चिंता की लकीरें भी थी, क्योंकि बर्फबारी के बाद वहां रास्ता बंद हो गया। बाबा के दर्शन करने में आया था मैं, कल पैदल ही आया ऊपर,
क्योंकि हेलीकॉप्टर और वगैरह ये सर्विसेज नहीं थी। मुझे लगा था कि दर्शन नहीं हो पाएगा, लेकिन अचानक कुछ ऐसा हुआ कि मैं अंदर चला गया और मेरे दर्शन हो गए। और फिर बर्फबारी हो रही है तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। पर अब थोड़ा सा डाउट भी है कि नीचे कैसे जाएंगे, जैसा पुलिस वाले बता रहे थे कि अब पैदल जाना होगा और पैर वगैरह, तो थोड़ा सा घबराहट है। लेकिन बाबा से दर्शन करके वो तृप्त हो गया मन। अब तक आपने केदारनाथ का नजारा देखा, अब आप बद्रीनाथ धाम की तस्वीरें भी देखिए, क्योंकि वहां मौसम की पहली बर्फबारी हुई और श्रद्धालु खुशी से झूम उठे, क्योंकि वहां अचानक मौसम बदला और बर्फबारी शुरू हो गई, जिससे समूचा बद्री धाम बर्फ से सफेद हो गया और लोग खुशी में झूमने लगे। बाबा बद्री विशाल के दर्शन करने यहाँ आए, लेकिन सुबह उठे तो नज़ारा ही अलग था। सुबह सुबह स्नोफॉल और बहुत सारा एंजॉय, बाबा बद्री के दर्शन हो गए और मजा आ गया। बाबा बद्री की कृपा हो रही है, जो इतना स्नोफॉल हो रहा है। पहले भी बहुत बार आए, लेकिन स्नोफॉल कभी नहीं दिखा, आज पहली बार स्नोफॉल यहाँ पर देखने को मिला। जय बद्री विशाल। रहेजा है, हम लोग उत्तराखंड से आए हैं और हमें बहुत 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 ही अच्छा लग रहा है। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में भी एक बार तो आया ही होगा कि कितने भाग्यशाली हैं ये लोग, जिन्हें बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ के दर्शन भी हो गए और इन लोगों ने बर्फबारी का आनंद भी ले लिया। खैर, मौसम के अचानक करवट बदल लेने से ठंड का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी और अल्मोड़ा में हल्की बारिश या बर्फ गिरने की संभावना है, जिससे पर्यटकों की तो चांदी है, लेकिन स्थानीय लोगों के लिए बर्फबारी किसी मुसीबत से कम नहीं है। बड़ी खबर का दिल्ली से आ रहे, जहां जैश ए मोहम्मद के 2 आतंकियों को दिल्ली स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। इन आतंकियों की साजिश थी, दिल्ली में धमाके करने की साजिश को अंजाम देना चाहते थे। दोनों आतंकियों को स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया। पूछताछ लगातार जारी है और लगातार बीते एक महीने से यह खबर आ रही थी, स्पेशल इनपुट थे कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कश्मीर में आतंकी संगठन कुछ बड़ा करने की फिराक में थे, साजिश रच रहे थे। और ये बहुत बड़ी कामयाबी स्पेशल सेल को मिली है, क्योंकि जिस वक्त ये गिरफ्तारी हुई है उस वक्त ऑलरेडी कश्मीर में भी 3 गिरफ्तारियां हुई हैं, जहां पे और दोनों ही जो आतंकी गिरफ्तार हुए दोनों के तार एक साथ जुड़े हैं, क्योंकि जैश ए मोहम्मद और आईएसआईएस के साथ मिलकर किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की साजिश रच रहे थे। और इस बड़ी खबर पर बात करने के दिल्ली से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं सब्यसाची। जो खबर आ रही है आतंकी गिरफ्तार किए गए हैं, बहुत बड़ी कामयाबी है। ये कहां पकड़े गए, किस तरह की स्थिति में इनकी गिरफ्तारी हुई है? देखिए, ये दिल्ली के स्पेशल सेल ने इनको अरेस्ट किया है और दिल्ली के स्पेशल सेल को इंफॉर्मेशन मिली थी इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा कि आतंकी हमले होने वाले हैं और आतंकी गतिविधियां दिल्ली में हो सकती है, जिसके मुताबिक उन्होंने दिल्ली के सराय काले खां के मिलेनियम पार्क के सामने उन्होंने ट्रैप बिछाया और रात के करीबन 10 बजे 15 मिनट पे उन्होंने इन 2 आतंकवादियों को अरेस्ट किया है। और ये 2 आतंकवादी जैश ए मोहम्मद के हैं और ये जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले हैं और इनकी उम्र जो है वो करीबन 20 साल के ऊपर है। और लगातार अभी दिल्ली के स्पेशल सेल और इंटेलिजेंस ब्यूरो दोनों मिलके इनसे पूछताछ करी है और दिल्ली पुलिस लगातार अलग अलग हिस्सों में भी पूछताछ करी है कि ये कहां पे रुके थे, दिल्ली में कब आए थे। हालांकि ये इंफॉर्मेशन अभी बताई गई है दिल्ली स्पेशल सेल के द्वारा। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिन में थोड़ी देर बाद दिल्ली स्पेशल सेल की तरफ से ज्यादा इंफॉर्मेशन शेयर किया जाए, क्योंकि लगातार इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ काफी लंबे वक्त से जो हमारी इंटेलिजेंस ब्यूरो है उन्हें ये इंफॉर्मेशन मिल रही थी कि आतंकी किसी बड़ी साजिश को भारत में अंजाम दे सकते हैं। हालांकि उसी के तहत ये बड़ी कामयाबी मिली है। तो क्या ऐसी इनके पास कोई चीजें या कोई आईडी कार्ड वगैरह बरामद हुआ है जिससे ये जानकारी मिल पा सके कि रोड मैप क्या था, इनका पूरा प्लान क्या था आखिर? देखिए, फिलहाल वो इंफॉर्मेशन अभी शेयर नहीं हुई है। फिलहाल दिल्ली स्पेशल सेल ने ये इंफॉर्मेशन शेयर की है कि दोनों जम्मू एंड कश्मीर के रहने वाले थे और जैश ए मोहम्मद से बिलोंग करते थे और दोनों के पास से 2 बंदूक और 10 कारतूस बरामद हुए हैं और ये सिर्फ इंफॉर्मेशन अभी स्पेशल सेल के तरफ से आया है। हालांकि स्पेशल सेल ने ये कहा है कि वो कुछ बड़ा प्लान कर रहे थे दिल्ली में। हालांकि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि दिन में थोड़ी देर बाद स्पेशल सेल के द्वारा बड़ी खुलासे किए जा सकते हैं, क्योंकि अभी जो उनका इंटरोगेशन अभी भी चल रहा है और इंटरोगेशन में सिर्फ स्पेशल सेल बहुत शुक्रिया।